चलिए, तो हम बात कर रहे हैं संगम पीरियड या संगम काल की। संगम पीरियड के बारे में मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टाइम आप लोग देख रहे हैं 200 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 200 बिफोर क्राइस्ट से 200 कॉमन इरा तक। इस संगम पीरियड का जो टाइम है वो ये है। क्लियर? ठीक है। अब ये जो मैप बनाया गया है, इस मैप में हम समझ लेते हैं कि इस पीरियड में जो स्टेट हुआ करते थे, जो राज्य हुआ करते थे, वो कौन कौन से थे। तो मैं आप लोगों को नाम बता चुका हूं कौन कौन से राज्य थे। चेर, चोल और पांड्य। तो 3 राज्य या 3 राजवंशों की जानकारी पता चलती है संगम साहित्यों से, संगम लिटरेचर से। 3 साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं जिनके नाम है चेर, चोल और पांड्य। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर इन तीनों स्टेट्स को हम नक्शे में समझ लेते हैं कि आखिर ये कहां कहां पर एग्जिस्ट किया करते थे। क्लियर? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो स्टेट है वो है चोल स्टेट। यहां पर इस रीजन में जो स्टेट हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था? चोल। चोल के बाद जो दूसरा स्टेट है वो यहां पर हुआ करता था जिसका नाम क्या होगा? पांड्य। तो इस रीजन वाले जो स्टेट को हम नाम देंगे क्या? पांड्य स्टेट। दिस रीजन इज नोन एज पांड्य। और जो तीसरा स्टेट रहा वो रहा चेर। इस रीजन को हम बोल सकते हैं चेर स्टेट। क्लियर? तो ध्यान से समझ लें, ये जो होगा ये होगा चोल, ये होगा पांड्य और ये होगा चेर। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो उस समय के 3 इंपॉर्टेंट राजवंश इस तरह से थे, चोल, पांड्य और चेर, जिनका देखिए चोल आज के समय अगर हम बात करें तो लगभग आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है उसमें आते हैं। यानी कि करंट में, वर्तमान में चोलों की जो स्थिति है वो कहां पर आ जाती है? आंध्र प्रदेश में। पांड्य जो है वो आज के समय कहां पर आ जाते हैं? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और चेर जो है वो पूरी तरह से कहां पर आ जाते हैं? केरला में या केरल में। क्लियर? इन्हें कहा भी जाता है, चेरों को, चेर वंश के लोगों को क्या कहा जाता है? केरल पुत्र। तो इन्हें इस समय पर क्या कहा गया था? केरल पुत्र। किसे कहा गया था केरल पुत्र? चेर वंश के लोगों को कहा जाता था केरल पुत्र। तो ये बात ध्यान रखिएगा, केरल पुत्र किसे कहा गया है? चेर वंश के शासकों को। क्लियर? अब देखिए यहां पर हम और आगे डिस्कस करते हैं और आगे समझ लेते हैं। देखिए, उस समय के पीरियड में अगर हम बात करें तो इन तीनों में, जैसे मैंने बताया, सबसे पावरफुल जो रूलर हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? पांड्य। इन तीनों में सबसे शक्तिशाली उस समय पर कौन थे? पांड्य थे। इसलिए संगम लिटरेचर को पूरी तरह से संरक्षण देने वाले या ऑर्गेनाइज कराने वाले जो राजवंश हुआ वो कौन सा हुआ? पांड्य। बट ड्यूरिंग मीडिएवल पीरियड, मध्यकाल में अगर हम बात करें तो इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टेंस जिसका रहा वो किसका रहा? चोल वंश के लोगों का रहा। क्योंकि आफ्टर दिस संगम पीरियड, संगम काल समाप्त हो जाने के बाद इन तीनों राजवंशों का धीरे धीरे पतन हुआ और चोलों के ऊपर कंट्रोल हो गया, कब्जा हो गया। यहां पर जो अगला वंश यहां पर रूल किया करता था जिसका नाम था पल्लव या पल्लवास। यहां पर अगर हम बात करें इस रीजन में किसका शासन चला? पल्लवों का। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पल्लव। क्लियर? यहां पर रूल होता था पल्लवों का। तो पल्लवों ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था किसको? चोलों को। और चोल जो रूलर्स हुआ करते थे वो पल्लवों के सामंत बन चुके थे और एक छोटे से स्टेट के रूप में चोल साम्राज्य का एग्जिस्टेंस रहा होगा। धीरे धीरे करके जब 800 या 900 जब सेंचुरी का पीरियड आया, 850 900 सीई का जब दौर आया, तब जाकर चोलों का वापस से उदय हुआ और पल्लवों का क्या हुआ? पतन होना शुरू हो गया। क्लियर? फिर उन चोल शासकों की हम बात करें तो उनमें कई महत्वपूर्ण या शक्तिशाली रूलर्स हुए, जैसे विजयालय, पारंतक और राजा राज प्रथम, राजेंद्र चोल। ये कुछ महान शासक हुए बाद वाले चोल साम्राज्य में। अभी की अगर हम बात करें इस पीरियड की, इस संगम पीरियड की, तो चोल वंश के सबसे शक्तिशाली जो शासक रहे वो रहे करिक्काल। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द संगम पीरियड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी वाज करिक्काल। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने बोला कि यहां पर कौन से वंश का शासन हुआ करता था? पल्लवास का। किसका शासन चलता था यहां पर? पल्लव का। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, लेकिन ये जो टाइम है ना पल्लवों का, ये संगम पीरियड के काफी बाद का हो जाता है, समझिए, संगम पीरियड के बाद। अब ये तो जो इंडिया है, ये कौन सा इंडिया है? ये है नॉर्थ इंडिया।
और ये कौन सा इंडिया है? साउथ इंडिया। तो यहां पर हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा नॉर्थ इंडिया में लगभग 600-700 अगर हम बीसी की सीई की बात करें तो यहाँ पर हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश के जो शासक हुआ करते थे हर्षवर्धन, इस रीजन में हर्षवर्धन का शासन चला करता था। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस रीजन में तो यहाँ पर एक चालुक्य डायनेस्टी हुआ करती थी, समझ गए ना, जिन्होंने लगभग 200 और 250 या 300 ईयर्स तक रूल किया। तो यहाँ पर जो शासन होता था वो किसका होता था? चालुक्यों का। ध्यान रखिएगा, किसका? चालुक्य डायनेस्टी का रूल हुआ करता था इस रीजन में। क्लियर? ये जो चालुक्य थे ये थे बादामी के चालुक्य, क्योंकि चालुक्य भी तीन उनके अंदर डिफरेंट्स हैं, चालुक्य बादामी के, बेंगी के और फिर कल्याणी के। बादामी और बातापी एक ही है। तो यहाँ पर ये बादामी के जो चालुक्य थे वो थे यहाँ पर। क्लियर? इन्हीं लोगों की एक और ब्रांच जो है वो स्टेब्लिश हुई थी इस रीजन में, जिसे हम बोलते हैं बेंगी के चालुक्य। तो यहाँ पर आएगा बेंगी के चालुक्य। ये भी चालुक्य कौन से? बेंगी के चालुक्य। और फिर धीरे धीरे ये जो बातापी के चालुक्य थे इनका क्या हुआ? पतन होने लगा, इनका वंश समाप्त हो गया। और यहीं पर इसी रीजन पर एक नई डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई जिसका नाम था राष्ट्रकूटास या राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो इस रीजन में कौन सा वंश उत्पन्न हुआ? कौन से वंश का विकास हुआ? राष्ट्रकूट वंश। क्लियर? इस रीजन में आया राष्ट्रकूट। ये बात समझ में आ गई। फिर राष्ट्रकूटों का भी पतन किया गया। राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी वो भी क्या होगी? समाप्त हो गई। और वहीं पर इसी रीजन में एक और चालुक्य रूलर्स आए जिन्हें कहा जाता है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य। तो ध्यान रखिएगा, जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं इतने सारे राजवंशों की, जिसमें चालुक्यों की अगर बात की जाए तो 3 प्रकार के होंगे। जो इस रीजन में चालुक्य होंगे वो सबसे पहले होंगे कौन से? चालुक्य बादामी के या बातापी के। क्लियर? इन्हीं चालुक्यों में एक शासक हुए पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने पुष्यभूति डायनेस्टी के सबसे महानतम शासक जिनका नाम था हर्षवर्धन, उन्हें एक युद्ध में पराजित किया था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है उन्हीं के एक अभिलेख से, उन्हीं के एक इंस्क्रिप्शन से, जिसका नाम है एहियोल अभिलेख या एहियोल पिलर। क्लियर? किसका था वो था पुलकेशिन सेकंड का। तो देखिए चालुक्य में पहला हमने बताया कहां के चालुक्य? बादामी या बातापी के चालुक्य। उन्हीं की जगह पर फिर कौन सा वंश आ गया? राष्ट्रकूट वंश। क्लियर? राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो दंती दुर्ग के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था और इस वंश में भी काफी महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे कृष्णा थर्ड, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया। ठीक है, तो वो राष्ट्रकूट वंश था। हाँ, राष्ट्रकूटों की अगर बात करें तो ये जैन रिलीजन के फॉलोअर्स थे। हमने जैन धर्म में डिस्कस किया होगा। जैन धर्म को फॉलो करने वाले इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे, राजवंश थे, उनमें एक कौन सा था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। उसी एंशिएंट पीरियड में हमने कलिंग या चेदी के शासक, चेदी वंश के शासक खारवेल के बारे में डिस्कस किया। वो भी किस रिलीजन को फॉलो किया करते थे? जैन रिलीजन को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन से रूलर्स हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो किया करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम इन सब की बात करें, चेल, चोर, पांड्य, चालुक्य, ये सब हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी। क्लियर? ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सा डायनेस्टी, कौन कौन सा रूलर्स, कौन कौन सा साम्राज्य कहां कहां पर था। ये राष्ट्रकूटों को समाप्त करके वापस से कौन सा साम्राज्य शुरू हुआ? चालुक्य। और चालुक्य यहां पर जो होंगे वो कौन से चालुक्य होंगे? कल्याणी के चालुक्य। यहां पर कौन से चालुक्य होंगे? बेंगी के चालुक्य। ठीक है, अब एक बात और, मैंने बोला कि चोलों का उदय वापस से होता है किस समय पर? 850 से 900 सीई के समय चोलों का उदय वापस से होता है। और फिर हम उनको डबल से डिस्कस करेंगे, समझ गए? तो एक बार तो चोल हम यहां पढ़ रहे हैं, एक बार चोल हम कहां पढ़ेंगे? मीडिएवल पीरियड में भी वही चोल रूलर्स आएंगे। उस समय के महान रूलर्स की बात करेंगे तो वापस से विजयालय, पारंतक। क्लियर? इसके अलावा राजा राम, राजेंद्र चोल वो थे। इन सभी में सबसे शक्तिशाली जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे राजेंद्र चोल, जिन्होंने श्रीलंका वाला रीजन भी जीत लिया था। और यहां पर पश्चिम बंगाल में एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था पाल डायनेस्टी। तो पश्चिम बंगाल में एक पाल डायनेस्टी चला करती थी। पाल डायनेस्टी के ही एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था महिषपाल, जिन्हें पराजित करके, जिन्हें हराकर उन्होंने इस रीजन को भी क्या कर लिया था? जीत लिया था। इस क्षेत्र को भी क्या कर लिया था? अपने बस में कर लिया था और अपने कंट्रोल में कर लिया था। क्लियर? तो जब उन्होंने पाल शासक को हराया तो गंगा का जो एकदम आखिरी छोर था, जो आखिरी किनारा था, उसको उन्होंने क्या किया था? अपने नियंत्रण में कर लिया था, अपने
कंट्रोल में कर लिया था। क्योंकि गंगा का जो क्षेत्र था वो उन्होंने क्या कर लिया था, जीत लिया था, समझ गए। इसीलिए उन्हें टाइटल दिया गया, इसीलिए उन्हें उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई उन्हें? गंगय चोलम कोंडा। कोंडा का मतलब होता है जीतने वाला या कंट्रोल करने वाला। क्योंकि उन्होंने गंगा वाले क्षेत्र को जीत लिया था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? गेंगई कोंडा चोलम। गेंगई कोंडा चोलम। कौन से राजा की बात हो रही है? राजेंद्र चोल की। राजेंद्र चोल ने ही श्रीलंका को भी जीत लिया था और राजेंद्र चोल ने ही बंगाल के पाल वंश के जो शासक हुआ करते थे उनको हराकर, महिपाल को हराकर बंगाल के क्षेत्र पर भी कंट्रोल कर लिया। क्योंकि वहां पर गंगा नदी का एकदम आखिरी मैदानी क्षेत्र आता है, उसको भी जीत लिया। इसलिए उन्होंने जो टाइटल लिया, उनकी जो उपाधि रही, वो क्या उपाधि रही? गंगय कोंड चोलम। कोंड का मतलब होता है जीतने वाला या विजेता। क्लियर। अब उसी जगह पर पश्चिम बंगाल में ही उन्होंने एक शहर स्थापित किया जिसका नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम। क्लियर। और फिर वहीं पर एक झील का भी निर्माण किया जिसका नाम रखा चोल गंगनम। समझ गए। तो चोल गंगनम भी, एक झील का भी वहां पर निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल किस पीरियड में रहे इस समय पर? यहां से लेकर कहां तक? 1300 सी तक। कौन सी डायनेस्टी चली? चोल डायनेस्टी अगेंस्ट। क्लियर। पर वो सब हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल हमें बात करना है 1, 2 और 3। कौन कौन से? चोल, पांडे और चेर। समझ गए ना। ये सारी चीजें आ जाती है कुछ समय बाद। 600, 700, 800 सी का जो दौर होगा उस समय। फिलहाल हम एंशिएंट पीरियड के किस टाइम की बात कर रहे हैं? 200 बीसी से लेकर 200 सी की। जिस समय क्या चल रहा था? संगम पीरियड या संगम काल। उस समय ये सब कोई नहीं था, समझ गए ना। ये सब कोई नहीं था उस समय। सिर्फ कौन थे? चेर थे, पांडे थे और चोल थे। क्लियर। उनकी बात हो रही। अब हम उस समय की बात करें तो चेर, चोल और पांडे, इनकी हम अगर बात करें तो इन तीनों को एक इन तीनों का क्या हुआ करता था? सिंबल हुआ करता था या चित्र हुआ करता। सभी का एक क्या हुआ करता था? सिंबल हुआ करता था। जैसे कि गुप्त पीरियड की बात करें, गुप्त काल की, या मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो मौर्य वंश का एक सिंबल हुआ करता था, वो था मोर या मयूर। समझ गए। हालांकि अशोक का स्तंभ तो है ही है, पर उनका एक चिन्ह था, क्या था वो? मयूर। उसी प्रकार गुप्त पीरियड का जो सिंबल हुआ करता था वो गरुड़ हुआ करता था। इसी प्रकार हर एक राजवंश के हर एक समय पर कुछ ना कुछ क्या रहे हैं? सिंबल रहे हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें चोल वंश की, चोल वंश का जो सिंबल हुआ करता था वो हुआ करता था टाइगर। टाइगर इट मींस चीता। समझ गए। तो टाइगर जो था वो किसका था? चोलों का। चोलों का जो सिंबल था वो क्या था? टाइगर। क्लियर। फिर पांड्यों की अगर बात करें तो पांड्यों का जो सिंबल था वो था फिश। इनका जो सिंबल हुआ करता था वो फिश इट मींस मछली। और अगर हम बात करें चेरों की तो चेरों का जो सिंबल था वो था धनुष। क्लियर। धनुष इट मींस बोई। BOI बोई। बोई का मतलब क्या होगा? धनुष। हिंदी में लिख दे रहा हूं धनुष। धनुष का मतलब बो या धनुष। क्लियर। तो धनुष, टाइगर और फिश किसके सिंबल हुआ करते? देखिए चेर का क्या सिंबल था? धनुष। चोल का क्या सिंबल था? टाइगर। और पांडे का क्या सिंबल था? फिश। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। अब अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि इन तीनों की कैपिटल्स क्या थी, इन तीनों की राजधानियां क्या थी। चेरों को क्या कहा जाता था? केरल पुत्र। ये बता चुका हूं। चेरों का क्या कहा जाता था? केरल पुत्र। क्योंकि वो केरल वाले रीजन में क्या किया करते थे? कंट्रोल किया करते थे। अब देखिए इन तीनों की हम राजधानियों की बात करें तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। इनकी राजधानियों के नाम मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें चोलों की तो चोलों की जो राजधानी थी वो थी कावेरी पट्टनम। चोलों की राजधानी का नाम क्या था? कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम ध्यान रखिएगा किसकी राजधानी थी? चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कावेरी पट्टनम। क्लियर। ध्यान रखना ये टॉपिक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, काफी ज्यादा आप लोग याद करने में परेशानी होगी, तो ध्यान रखिए किसकी राजधानी? चोल की। चोल कहां पर है? यहां पर है। समझ गए। और कावेरी रिवर यहीं पर फ्लो होती है। आप लोग पता है कावेरी रिवर डिस्प्यूट भारत का एक काफी फेमस नदी विवाद है। कावेरी नदी विवाद जो किन किन राज्यों के बीच में? वैसे तो वो जो कावेरी नदी विवाद है वो 4 राज्यों के बीच में, पर बड़े बड़े स्टेट की बात करें तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। किन किन स्टेट्स में? कर्नाटक में, क्योंकि कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है कर्नाटक से।
कर्नाटक में जो एक पहाड़ी है, एक क्षेत्र है, पहाड़ी वाला क्षेत्र वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट के कुर्ग वाले क्षेत्र से वो रिवर ओरिजिनेट होती है और वहां से कर्नाटक से होते हुए एंटर करती है तमिलनाडु में। कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो स्टेट्स में फ्लो करती है, इसलिए जो डिस्प्यूट है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। क्लियर? हालांकि उस नदी से केरल की भी कुछ नदियों का पानी उसमें जाता है, उनकी सहायक नदियां हैं, इसलिए उस नदी का कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ फायदा केरल को भी होता है, इसलिए उस विवाद में केरल भी शामिल है। और फिर साथ में जो लक्षद्वीप, जो यहाँ पे पौंडीचेरी है या पुदुचेरी, उसको भी उस रिवर में से पानी दिया जाता है, इसलिए इस डिस्प्यूट में टोटल 4 स्टेट शामिल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा केरल कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू हाउ मेनी स्टेट्स, तो आंसर जो होगा वो होगा 4 स्टेट्स। कौन कौन से? सबसे पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल और चौथा कौन सा होगा? पुडुचेरी या पुदुचेरी। क्लियर? हालांकि वो एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ऐसा केंद्र शासित राज्य जिसमें विधान सभा भी है। ऐसे सिर्फ 2 ही हैं, एक पुडुचेरी, ऐसे 3 हैं, एक पुडुचेरी, दूसरा दिल्ली और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो अब चोलों की जो राजधानी थी वो क्या थी? कावेरी पट्टनम। क्लियर? अगर हम बात करें पांड्य, तो पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी मदुरई। पांड्यों की राजधानी क्या हुआ करती थी? मदुरई। तो आप लोग देख रहे हैं ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक शहर आता है, कौन सा? मदुरई। मदुरई जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स या सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का जो शहर है वो किसे कहते हैं? मदुरई को। और मदुरई कहां पर है? तमिलनाडु में है। पांड्यों की राजधानी क्या हुआ करती थी? मदुरई हुआ करती थी। ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, मदुरई को कहा जाता है त्योहारों का शहर, सिटी ऑफ फेस्टिवल। क्लियर? यहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। और ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है? आंसर क्या होगा? मदुरई। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया था चोल वंश के एक प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था राजाराज प्रथम। राजाराज प्रथम ने एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था जिसका नाम था बृहदेश्वर मंदिर, जो भगवान शंकर का मंदिर हुआ करता था। और बृहदेश्वर मंदिर था तंजौर या तंजावुर में, जो उस समय के चोलों की क्या थी? राजधानी थी। क्लियर? कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय, जिन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं में एक मंदिर बनवाया भगवान शंकर का, भगवान शिव का, जिसका नाम था कैलाशनाथ मंदिर। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इन मंदिरों के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दशावतार मंदिर कहां पर है, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, समझ गए? इस तरह से ध्यान रखिएगा। भीलवाड़ा का जैन मंदिर, हमने जैन रिलीजन में पढ़ा था, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल जो सोलंकी वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया। इस तरह से सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है जो मैंने बोली है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर जो आते हैं, कौन से? चेर। और चेरों की जो राजधानी थी वो थी बंजी। चेरों की राजधानी क्या थी? बंजी, या उसे बोल सकते हैं बंजीपुरम। तो बंजीपुरम इज द कैपिटल ऑफ चेर। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ गए सभी लोग? तो बेसिकली अगर हम बात करें उस समय की, तो उस समय के ये 3 स्टेट हुआ करते थे, चोल, पांड्य और चेर, जिनकी कैपिटल चेर की थी बंजीपुरम, चोल की थी कावेरीपट्टनम और पांड्य की थी मदुरई। क्लियर? यहां पर देखिए, इनके हमको रूलर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना, ज्यादा क्वेश्चंस वहां से नहीं आते हैं कि कौन रूल किया करता था, कौन शासक था। ध्यान रखिएगा इन तीनों में चोल वंश के एक प्रतापी या चोल राज्य के सबसे प्रतापी, सबसे महानतम जो शासक हुए हैं वो हुए करिक्काल। तो ध्यान रखिएगा, चोलों के सबसे शक्तिशाली शासक का नाम क्या था? करिक्काल। और चोल शासक फेमस थे अपनी नेवी को लेकर। अपनी नेवी, इट मींस जल सेना। चोल प्रसिद्ध थे किस मामले में? जल सेना। और जल सेना इनकी काफी शक्तिशाली थी उस समय पर, इसीलिए तो इन्होंने केरल, यहाँ पे जो देश आता है कौन सा? श्रीलंका को जीत लिया था। समझ गए ना? और यहाँ आसपास के लगभग 1200 टापुओं के ऊपर कंट्रोल कर लिया था या जीत लिया था किसने? चोलों ने। क्योंकि चोलों की जो आर्मी, चोलों की जो जल सेना थी, जो नेवी थी, वो काफी क्या थी? शक्तिशाली थी, काफी बिग उनकी क्या थी? जल सेना थी। क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इनके राजवंशों के बारे में हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना, मैं बता चुका हूं। चोल वंश के सबसे प्रतापी रूलर कौन हुए? करिक्काल। और वो लोग फेमस हुए किस मुद्दे को लेकर, किस मामले को लेकर? नेवी को लेकर। चलिए अब आगे चलते हैं।
हमारा जैसे मैंने बोला कि ये नॉर्थ इंडिया और ये कौन सा साउथ इंडिया, हमें पता है। देखिए ये 1st सेंचुरी बीसी तक साउथ इंडिया में स्टोन एज ही चल रहा था। साउथ इंडिया में क्या चल रहा था? स्टोन एज यानी पाषाण काल। इट मींस वहां पर सिविलाइजेशन का उतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं हुआ, सभ्यता का उतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं हुआ जितनी जल्दी कहां पर हुआ? नॉर्थ इंडिया में। यानी सिविलाइजेशन सबसे पहले कहां आई? नॉर्थ इंडिया में। वैदिक और इंडस वैली और वो सारा जो है जैन और महाजनपद पीरियड नॉर्थ इंडिया में हुआ। साउथ इंडिया में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया में अगर हम बात करें रिलीजन की या धर्म की, जैसे हमने यहाँ नॉर्थ इंडिया में पढ़ा है जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्लियर, इसके अलावा वैदिक या सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इन सभी रिलीजन की अगर बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में था, साउथ इंडिया में नहीं था। नॉर्थ इंडिया से ये सारी चीजें कहां ट्रांसफर हुई है? साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया से कहां पहुंचाया गया? साउथ इंडिया में, रिलीजन को या साहित्य को या धर्म को। अब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में इनको लेकर जाने वाले जो व्यक्ति हुए उनको हम बोलते हैं ऋषि अगस्त्य। क्या नाम है? ऋषि अगस्त्य के द्वारा ये रिलीजन को ट्रांसफर किया गया था नॉर्थ से कहां पर? साउथ में। समझ गए? अब इतनी चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? संगमों की। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कितने संगम ऑर्गेनाइज किए गए थे, कितने संगमों का आयोजन किया गया था, तो हम बात करें कितने संगम हुए थे? 3 संगम। अब क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा कि अच्छा ये बात ध्यान रखना, संगमों का आयोजन किन रूलर्स ने कराया था इन तीनों में से? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पांड्य। किन रूलर्स ने कराया था? पांड्यों ने। अब तीनों संगमों की बात करें तो तीनों संगम कहां ऑर्गेनाइज किए गए थे और उन संगमों के चेयरमैन कौन थे? समझ गए? और अगर कोई लिटरेचर है इंपॉर्टेंट तो वो चीज हमें ध्यान रखना। ठीक है, देखिएगा। जिस तरह से हमने बौद्ध धर्म की काउंसिल्स पढ़ी हैं, जैन धर्म की काउंसिल्स पढ़ी हैं, उसी तरह से हमें इन तीनों संगमों का टाइम पीरियड तो एक्यूरेट नहीं होगा, तो हमें तीनों संगम कहां पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, उन संगमों के चेयरमैन कौन है और उन संगमों में जो किया गया काम है, जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसके बारे में बात करना है। बेसिकली मैं बोल चुका हूं आप लोगों से कि मैक्सिमम जो लिटरेचर था वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो यहाँ का कोई खास साहित्य, कोई बड़ा साहित्य उपलब्ध है नहीं, लेकिन काफी मात्रा में, काफी बड़ी क्वांटिटी में लिटरेचर लिखा गया था, क्योंकि हजारों की संख्या में, लगभग 2-2.5 हजार, अभी कई इतिहासकारों ने बोला 8,000 के लगभग पोएट्स या विद्वान वहां पर इकट्ठा हुए थे। इट मीन साहित्य काफी बड़ी मात्रा में लिखा गया होगा। समझिए? ठीक है, हम बात करते हैं एक एक संगमों की। फर्स्ट संगम, प्लेस और चेयरमैन। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आप लोगों को बोल दूंगा। पहला जो संगम है उसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो संगम था उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसका आयोजन हुआ था मदुरा में। कहां पर? मदुरा। MADURA। तो आज का जो मदुरई है ये वो नहीं है, ये है मदुरा अलग। ये मदुरा जो है ये अब वर्तमान में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये तमिलनाडु के एकदम कोस्ट वाले रीजन में आता है, तट वाले रीजन पर आता है, और अब यहाँ पर समुद्र तल काफी, समुद्र का जो जल स्तर है काफी बढ़ गया है, इसलिए मदुरा जो है वो समुद्र के अंदर समाहित हो चुका है। क्लियर? तो वर्तमान में इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, समुद्र में डूब चुका है मदुरा, जहां पर पहला संगम का आयोजन किया गया था। और फर्स्ट संगम के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो थे ऋषि अगस्त्य। फर्स्ट संगम के अध्यक्ष कौन बने थे? अगस्त्य। जो ऋषि थे वो थे। क्लियर? इस संगम का कोई भी साहित्यिक एविडेंस उपलब्ध नहीं है। इस बात को आप लोगों को स्टार बनाकर लिख लेना है कि देयर विल बी नो रिटन एविडेंस ऑफ दिस संगम। क्लियर? तो पहला जब संगम ऑर्गेनाइज किया गया था, इस संगम का हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस
इट मीन्स लिखित, लिखित जो साक्ष्य है वो नहीं है। रिटन एविडेंस इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो रिटन एविडेंस है फर्स्ट संगम का वो उपलब्ध नहीं है, अभी प्रोवाइड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। इस के चेयरमैन हुआ करते थे ऋषि अगस्त्य। ये कहां हुआ था? मदुरा में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड संगम की। जो दूसरा संगम हुआ, जो सेकंड संगम हुआ, उसकी अगर बात करें तो जो दूसरा संगम जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पर? कपाटपुरम में। कहां ऑर्गेनाइज किया गया था? कपाटपुरम में। तो सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो आंसर होगा हमारा कपाटपुरम। कपाटपुरम। जब भी जगह या स्थान का नाम आता है तो उसके नाम के आगे पुरम शब्द जुड़ जाता है, जैसे चोलामंडलम, समझ गए ना? इस तरह से ध्यान रखिएगा कि पुरम का मतलब शहर आ जाता है, शहर के नाम के आगे पुरम जोड़ दिया जाता है। तो कपाटपुरम नामक स्थान पर हुआ है सेकंड संगम का आयोजन। इसके जो चेयरमैन हुए वो हुए अगस्त्य। अगस्त के बाद एक व्यक्ति और इसके क्या हुए? चेयरमैन बने। जो सेकंड चेयरमैन रहे उनका नाम था तोलकाप्पियर, समझ गए? तो सेकंड जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा तोलकाप्पियर। समझ गए? ये बात क्लियर है? तोलकाप्पियर। अब इस सेकंड लिटरेचर, सेकंड संगम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सभी को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। वो क्या है? वो ये है कि ड्यूरिंग द सेकंड संगम मैक्सिमम लिटरेचर वाज डिस्ट्रॉय। अधिकतम जो साहित्य है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, बट द ओनली लिटरेचर, ओनली बुक इज नाउ एग्जिस्ट। तो एकमात्र ऐसा लिटरेचर है, एकमात्र ऐसी बुक है जो आज भी उपलब्ध है, जो हमें बताती है, जानकारी देती है सेकंड संगम की। और वो जो बुक है वो है किसकी? तोलकाप्पियर की। तो तोलकाप्पियर की एक बुक जो उन्होंने लिखी थी और जिससे हमें पता चलता है सेकंड संगम के दौरान का, सेकंड संगम के समय का, और उस बुक का नाम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ओनली एविडेंस ऑफ सेकंड संगम इज द बुक रिटन बाय तोलकाप्पियर। द बुक नेम इज तोलकाप्पियम। उन्हीं के नाम पर इस बुक का जो नाम होगा वो होगा तोलकाप्पियम। नाउ द अनदर लिटरेचर इज एडेड इन योर नोटबुक। तो आप लोगों को एक नई बुक का नाम ध्यान रखना होगा और उस बुक का नाम होगा तोलकाप्पियम। क्लियर हो गई बात सभी को? देखिए, आप लोगों से बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बार बार बता दे रहा हूं। अभी एंशिएंट पीरियड चल रहा है, जितनी भी बुक्स अभी तक मैंने लिखाई है उनका एक अलग चैप्टर बना लेना, एक अलग पार्ट बना लेना और उनमें सारी बुक्स लिख लेना। ध्यान रखिएगा, एंशिएंट पीरियड की अलग बुक लिखना, मीडिएवल पीरियड की अलग लिखना और आधुनिक पीरियड की, मॉडर्न पीरियड की अलग बुक लिखना। यहां पर अगर हम बात करें तोलकाप्पियम, तो वो लिखी गई थी किसके द्वारा? तोलकाप्पियर के द्वारा। इस बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या था? बेसिकली क्वेश्चन ये आता है, तोलकाप्पियर को कहा जाता है तमिल व्याकरण। क्या कहा जाता है? तमिल व्याकरण। इट मींस तमिल ग्रामर। तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो तमिल ग्रामर है, तमिल व्याकरण के ऊपर ये बुक लिखी गई है। समझ गए सभी लोग? ऑब्वियसली आप लोगों से एक क्वेश्चन ये आएगा कि संगम पीरियड में, संगमों के अंदर, तीनों संगमों के अंदर जो बेसिक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसमें साहित्य लिखा गया था, बता चुका हूं कौन सी भाषा थी? तमिल भाषा थी। सारा का सारा साहित्य तमिल भाषा में ही क्या किया गया था? लिखा गया था। उस पूरे क्षेत्र को भी हम तमिल कम क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये बात भी बता चुका हूं। उस पूरे रीजन को क्या कहा जाता था? तमिलकम। क्लियर? ठीक है, या तमिल प्रदेश या तमिलकम। अब हम बात करते हैं थर्ड संगम की। तो अब तीसरे नंबर पे आ जाता है थर्ड संगम। थर्ड, ये सेकंड था, ये थर्ड संगम की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिए, फर्स्ट संगम का ऑर्गेनाइजेशन कहां हुआ? मदुरा में। सेकंड संगम का ऑर्गेनाइजेशन कहां हुआ? कपाटपुरम में। और जो थर्ड संगम था उसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था वो किया गया था नॉर्थ मदुरई या फिर मदुरई में। तो ध्यान रखिएगा, ये आज का जो मदुरई है वहां पर, कहां पर? आज के समय पर जो मदुरई है वहां पर। मदुरई, ये मदुरा है, ये है मदुरई। क्लियर?
अब क्वेश्चन अगला आता है, चेयरमैन कौन था, अध्यक्ष कौन था जिसने इस थर्ड संगम की क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। तो आप लोगों से नाम पूछा जाएगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ थर्ड संगम। जो आंसर होगा वो होगा नक्कियार। क्या नाम है, नक्कियार, NAKKIRAR, नक्कियार। क्लियर। तो नक्कियार नामक जो व्यक्ति हुआ करते थे वो इस संगम के क्या बने, चेयरमैन बने। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। ओनली लिटरेचर एविडेंस इज एग्जिस्ट ऑफ थर्ड संगम। तीसरे संगम का ही साहित्यिक प्रमाण हमें मिलता है, साहित्यिक प्रमाण हमें सिर्फ तीसरे संगम का ही उपलब्ध है। समझ गए। हालांकि ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत लिटरेचर है, थोड़ा बहुत साहित्य है, लेकिन है सिर्फ किसी का, थर्ड संगम का। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लेना, साहित्यिक प्रमाण सिर्फ और सिर्फ तीसरे संगम का ही हमें प्राप्त होता है। समझ गए। चलिए इतना हमने डिस्कस किया। इसमें एक ही बुक है जो निकल कर आई है जिसका नाम है तोलकाप्पियम, जो किसने लिखी थी, तोलकाप्पियर ने लिखी थी। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ और चीजों के ऊपर अगर हम बात करें। देखिए ये जो साउथ इंडिया में हमने बात की चोल की, पांडे जो सबसे शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था, पांड्यों के अगर हम गॉड्स की बात करें, भगवानों की बात करें, देखिए वैसे तो साउथ इंडिया में सेव रिलीजन यानी कि भगवान शंकर के फॉलोअर्स हुआ करते थे। हमने जब नॉर्थ इंडिया पढ़ा तो नॉर्थ इंडिया में जो रिलीजियस अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में हम वैष्णव धर्म उस समय चला करता था, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। वैष्णव यानी भगवान विष्णु के फॉलोअर और शैव मीन्स भगवान शंकर के फॉलोअर। तो साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में मूल रूप से जो धर्म रहा वो शैव रहा। शैव मीन्स फॉलोअर ऑफ शिव यानी कि भगवान शंकर के फॉलोअर्स को का जो संप्रदाय है उसे क्या कहा गया है, शैव। तो ये लोग जो थे ये शैव धर्म के ही क्या थे, फॉलोअर थे। समझ गए। अब शंकर भगवान का ही जो रूप था, शंकर भगवान का ही जो एक अवतार हुआ करता था, उसी को ये अपना भगवान मानते थे, जिनको कहा जाता है मुरुगन। मुरुगन। तो अगर आपसे पूछी जाए कि हु वाज द गॉड ऑफ पांडे, तो आंसर क्या होगा, मुरुगन। मुरुगन भगवान शंकर के ही रूप को माना जाता है, मुरुगन। क्लियर। कई बार आप लोगों ने साउथ इंडिया की मूवीज में कई बार ये शब्द सुना होगा, अयो मुरुगन या मुरुगन। क्लियर। तो वहां पर वो बोलते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, जैसे हम अपने भगवान को याद करते हैं उसी प्रकार वो अपने भगवान को याद करते हैं मुरुगन के नाम से। क्लियर। मुरुगन, जैसे भगवान शंकर की बात करिए, जैसे भगवान शंकर के हाथ में हम त्रिशूल देखते हैं, वैसे ही मुरुगन के हाथ में जो हथियार रहता है वो होता है बर्छा। कौन सा हथियार वो रखते हैं, बर्छा। क्लियर। ठीक है। इसके अलावा मुरुगन का जो आज के समय जो नाम है वो है सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ मुरुगन। मुरुगन का ही एक नाम क्या है, सुब्रमण्यम। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, हमने कुछ खास टॉपिक, कुछ खास पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। किसके बारे में, संगम पीरियड के बारे में या संगम काल के बारे में। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए तो अब हम बात करेंगे इस टॉपिक में, अब कुछ ज्यादा बचता नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम आ जाएंगे उसी टॉपिक के ऊपर जो हमारा चल रहा था। साउथ इंडिया में एंशिएंट पीरियड में इतनी ही चीजें हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता नहीं है। आप लोगों को डायनेस्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसकी, चेर की, चोल की और पांडे की। समझिए ना, यहां से क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए उनके ऊपर से बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा तो इनमें से आ जाएगा जो हम पढ़ चुके हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं कि चोल वंश के प्रतापी रूलर हुए उस समय पर करिक्काल। समझ गए ना, उस समय पर। हालांकि मीडिएवल पीरियड में कई सारे होंगे, कंटिन्यू हमको उनके बारे में साहित्यिक स्रोत भी है, लिटरेरी सोर्सेस भी हैं, तो वो सब मीडिएवल पीरियड में जाएंगे, जिसमें हम विजयालय, पारांतक और राजा राज, राजेंद्र चोल, उन सब के बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर इतनी ही चीजें हैं, इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है, और यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को बन जाता है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो हमारा बेड लक साबित होगा। क्लियर। ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट लेक्चर की, जो कि बेसिकली किसके ऊपर बेस होगा, गुप्तास के ऊपर या गुप्त के ऊपर, क्योंकि हम कुषाण डायनेस्टी तक डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक होगा गुप्तों के ऊपर। क्लियर। ठीक है। थैंक यू।